शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप दादा की ओर से और मधुबन निवासियों की ओर से, पावर ऑफ सकाश चैनल की ओर से और हमारे प्यारे मीठी दादियों की ओर से आपका दीदी जी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। और साथ साथ में आप सभी व्यूअर्स, ब्यूटीफुल एंजल्स, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। तो चलिए अभी हम जल्दी जल्दी भाई जी की विशेषता सुने, क्योंकि भाई जी की विशेषता सुनते सुनते तो इतना आनंद आता है और धारणा मूर्त बनने की जैसी दृढ़ता मिलती है। तो हमारी प्यारी दीदी जी के मुख कमल से हम भाई जी की विशेषता सुनते हैं। ओम शांति दीदी जी। उसी अनुभव प्रोग्राम हम सुनेंगे और हेडिंग है चंचलता उनको अच्छी नहीं लगती थी। भाई साहब को किसी की चंचलता अच्छी नहीं लगती थी। मान लीजिए कि हम उनके कमरे में गए, हम बैठे हैं, भाई साहब फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, वहां टेबल पर कुछ पेपर्स या कुछ चीजें पड़ी हैं, हम उनको उठा करके देखते हैं या पढ़ते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता था। बाद में कहते थे, क्या आप में 2 मिनट शांति से बैठने की स्थिरता नहीं है? एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा भी वहां पड़ा हुआ हो तो उसको उठा करके भी नहीं देखना है। अपनी कर्म इंद्रियों को संयम में रखो। वे हमें सिखाते थे कि बड़ों के सामने कैसे बैठना है, उनसे कैसे बात करनी है और उनके सामने कैसे खड़ा होना है। भाई साहब ने हमें बहुत सिखाया, उनसे हमने पाया ही पाया है। आज मैं डेरावाल सेंटर पर रहती हूँ। उस सेंटर को भाई साहब ने खुद खड़े होकर बनवाया। भले ही वे तन से यहाँ नहीं है, लेकिन मैं अभी भी यह अनुभव करती हूँ कि वे हमें पग पग पर डायरेक्शन देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनके अंदर बचत का संस्कार बहुत था। वे इकोनॉमी के अवतार थे। अपने लिए कम से कम लगाते थे और सेवा के प्रति सब कुछ। उसमें भी उनका लक्ष्य रहता था कम खर्च वाला नशे, खर्चा कम हो और सेवा ज्यादा। उन्होंने अपना जीवन सादगी का जिया। मुझे याद आता है जब वे बीमार हुए थे तब दादी जानकी जी ने बार बार फोन करके उनको लंदन बुलाया था। वहां वे 9 महीने रहे। वहां से जब वे मुंबई आए तो मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे कहा कि पता नहीं आप फिर बम्बई कब आओगी, अभी आई हो, बम्बई तो देख लो, सेंटर तो देख करके आओ। माना उनकी भावना हम यहाँ समझ सकते हैं कि बहनों के प्रति न सिर्फ उनको आध्यात्मिक ज्ञान और इन्हीं बातों का या नियम मर्यादाओं का, लेकिन वे जहाँ नए स्थान पर जाती हैं तो उन्हें भी थोड़ा देख ले, उसका भी एक अवलोकन कर ले। भाई साहब के मन के अंदर ऐसी भावना भी रहती थी। तो मैंने कहा, भाई साहब मैं आपको देखने आई हूँ, ऐसे समय पर बम्बई घूमना अच्छा थोड़ी लगता है। आपके पास रहना छोड़कर मैं बम्बई घूमने जाऊंगी तो लोग क्या समझेंगे। कहते थे, ऐसी बात नहीं है, आप घूमने थोड़ी जा रही हो, सेंटर पर जाओगी, क्लास कराओगी, क्लास के भाई बहनों को अनुभव सुनाओगी तो सेवा हो जाएगी ना। साथ साथ कई सेंटरों पर उन्होंने फोन किए और कहा कि रानी बहन आई हुई है दिल्ली से, वो अच्छा क्लास कराती है, तो क्लास भी कराना और थोड़ा बहुत वहां का एरिया का दिखा देना। 1 हफ्ता वहां रहकर मैं दिल्ली वापस आई। समाचार आया कि भाई साहब दिल्ली आ रहे हैं। उनके कमरे में एसी एयर कंडीशन नहीं था, सिर्फ कूलर था। मुझे कहा गया था कि भाई साहब को कमजोरी बहुत है, उनको इन्फेक्शन ना हो, इसे उनके कमरे में एसी लगाया जाए। डेरावाल सेंटर पर उनके कमरे में एसी लगवाया, लेकिन पता पड़ा कि भाई साहब डेरावाल नहीं
शक्ति नगर आएंगे। दिल्ली छोड़े साल पर हो गया था। हमने डेरावाल में लगे एसी को शक्ति नगर ले जाकर उनके कमरे में लगवा दिया, कारपेट आदि बिछाया। उनके वहां होते हुए ये सब नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे करने नहीं देते थे। उनकी मर्जी के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते थे। वे आए शक्ति नगर। गुलजार दादी ने कहा, जगदीश भाई बहुत कमजोर है, चढ़कर तीसरी मंजिल पर कैसे जाएंगे, इसलिए उनको नीचे ही रखा जाए। नीचे ऐसा कोई कमरा नहीं था जिसमें कोई एसी हो। चक्रधारी दीदी का एक कमरा था, उसमें एसी नहीं, कूलर लगा हुआ था। चक्रधारी दीदी उन दिनों रशिया में थी, तो दादी जी ने कहा उनको उसी कमरे में रखो। फिर मैंने दीदी के कमरे को ही तैयार कर दिया। भाई साहब को ये मालूम नहीं था कि उनको चक्रधारी दीदी के कमरे में रहना है। जब उनको कहा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो बहनों का कमरा है, बहनों के कमरे में मैं कैसे रह सकता हूँ, मैं ऊपर ही चला जाऊंगा। गुलजार दादी ने कहा कि आपको यहीं रहना है। फिर दादी जी के कहने अनुसार वे उस कमरे में रहे, लेकिन उस एक दिन के लिए रात को चुपचाप किसी को बताए बगैर अपने कमरे में चले गए। ऊपर जाकर देखा तो वह कारपेट बिछाया हुआ था, एसी लगा हुआ था। उस दिन तो चुपचाप रहे। अगले दिन डेरावाल सेंटर पर सारी दिल्ली की तरफ से भाई साहब के स्वागत का कार्यक्रम था। उसमें गुलजार दादी जी और सभी बड़ी बहनों को भी आना था। दादी जी ने मेरे से पूछा कि चक्रधारी बहन नहीं है, हम ये प्रोग्राम रखना चाहते हैं, आप करोगी? मैंने कहा जी दादी, हम करेंगे। एक दिन में दिल्ली के सब भाई बहनों को फोन किया और सब तैयारी कर ली। रात को भाई साहब को ये समाचार सुनाने के लिए मैं उनके कमरे में गई और कहा कि भाई साहब, कब दिल्ली वालों की तरफ से आपका वेलकम प्रोग्राम है, इसमें गुलजार दादी जी भी आएंगे। भाई साहब ने सुना और पूछा, ये एसी किसको पूछकर लगवाया है, कारपेट बिछाने के लिए किसने कहा? मैंने कहा भाई साहब, एसी और ये कारपेट बिछाने की सेंटर के भाई बहनों की इच्छा थी, उन्होंने किया है। उन्होंने पूछा मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा भाई साहब, सारा जीवन हम आपकी मर्जी से चले, अभी तो हमें अपनी मर्जी से कुछ करने दीजिए। यह भी हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, गुलजार दादी की आज्ञा अनुसार किया है। यह सुनकर उस समय तो वे चुप हो गए। प्रोग्राम होने के बाद भाई साहब ने दादी गुलजार जी को ये सब बातें सुनाई। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, समय अनुसार और तबीयत अनुसार सुविधा लेनी पड़ेगी ना। भाई साहब चुप हो गए। अगले दिन सबसे पहले कारपेट उठवा दिया, उसके बाद एसी हटवा दिया और उसको चक्रधारी दीदी के कमरे में लगवा दिया। उनके लिए एक एसी गाड़ी ली गई थी, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना आना होता था, लेकिन उस गाड़ी में नहीं बैठे। उन्होंने कहा मैंने सारा जीवन सादगी में बिताया है, अभी अंतिम समय में अपने प्रति साधन नहीं इस्तेमाल करूंगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। जो कुछ भी बाबा के नाम से उनको मिलता था, उन्होंने कभी अपने प्रति नहीं लगाया, सिर्फ बाबा की सेवा में लगाया। इस प्रकार उनका सादगी का, संयम नियम का, त्याग तपस्या का और अनुशासन प्रधान जीवन था। प्रश्न है, उनका पुरुषार्थ कैसा था? तो बताते हैं, उनका पुरुषार्थ गुप्त था। वे किसी को दिखाते नहीं थे। वे रोज सुबह 2 बजे उठते थे। अमृत वेले का योग कभी मिस नहीं करते थे। दिन में वे 1 घंटे से ज्यादा रेस्ट नहीं करते थे। उनकी दिनचर्या निर्धारित समय अनुसार चलती थी। अपने पुरुषार्थ की बातें हमसे शेयर नहीं करते थे, लेकिन हमें महसूस होता था कि उनका पुरुषार्थ गुप्त और निरंतर है। इसलिए वे हमें योग, सेवा, धारणा
और ज्ञान की अनुभव कराते थे। प्रश्न है, क्या वे 2:30 बजे से योग करने बैठते थे? तो बता रहे हैं 2:30 से 3:30 बजे तक उनका योग का समय होता था। लेकिन कई बार वे जब योग करने बैठते थे तो थोड़े समय के बाद ही कुछ नोट करना शुरू कर देते थे। हम पूछते थे तो कहते थे, बाबा मुझे कुछ टचिंग दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उसको नोट कर रहा हूँ। उसके बाद 3:30 से 4:30 बजे तक सबके साथ योग करते थे। उसके बाद अमृत वेले बाबा से सुनकर जो नोट किया रहता था उसके आधार पर कुछ लिखते थे। बाद में हम बहनों से उस लिखत को फेयर भी करवाते थे। इतनी सुंदर इन्होंने बात बताई कि सादा जीवन, इतने वर्षों तक जो सादगी वाले जीवन बिताई, तो इसलिए उन्होंने अंत समय पर भी एसी का कमरा या कारपेट बना गलीचा आदि कमरे में नहीं लगवाने दिया। जबकि उस बहन ने बताया भी कि गुलजार दादी की आज्ञा के अनुसार किया है। वे उस समय न बोल करके गुलजार दादी के जाने के बाद उस कमरे से उन चीजों को उन्होंने हटवा दिया। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जगदीश भाई के जीवन सादा जीवन, उच्च विचार, इस पद्धति वाले स्वयं भी रहे और औरों को भी इसी पद्धति के अनुसार चलने की प्रेरणा देते रहे। आगे हम देखते हैं, वे एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की एवं उससे संबंधित सेवा केंद्रों की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी संतोष पैंती भ्राता जगदीश जी के बारे में अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। भाई साहब से मेरा संपर्क सन 1983 से रहा। मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वे क्या हैं, क्या करते हैं। जब भी मैं उनसे मिलती थी मुझे ये अनुभव होता था कि वे सिर्फ एक ही व्यक्ति या वस्तु को नहीं देख रहे हैं। जब हम किसी की तरफ देखते हैं तो उस एक वस्तु या एक व्यक्ति को देखते हैं, उसके आजू बाजू क्या है, क्या हो रहा है, ये बहुत कम देखते हैं। लेकिन जगदीश भाई साहब देखते थे कि तो ऐसा लगता था जैसे लेजर बीम चारों तरफ फैल गई है। उनको चारों तरफ की वस्तुएं और व्यक्ति तथा कार्यकलाप दिखाई पड़ते थे। अगर वे एक ही व्यक्ति को देख रहे हैं तो उसके चरित्र के बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसके संस्कारों के बारे में बहुत जल्दी अनुभव कर लेते थे। इससे मुझे एहसास हुआ कि उनकी एकाग्रता बहुत अच्छी है। जैसे जैसे मैं उनके समीप गई, ज्ञान की गहराई में गई, तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत गहराई से आत्मस्थिति का अभ्यास करते थे। ऐसा नहीं सिर्फ योग करते समय फ्री समय में ही आत्मस्थिति का अभ्यास करते थे, नहीं, बात करते हुए भी, हंसते और हंसाते हुए भी वे आत्मस्थिति का अभ्यास करते थे। राजौरी गार्डन सेंटर पर रहते हुए मुझे 6 मास बीत गए थे। उन दिनों दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला था यूथ का, जिसकी जिम्मेवारी जगदीश भाई साहब ने ली थी। किसी कार्यवश वे राजौरी गार्डन सेंटर पर आए हुए थे। उस समय उन्होंने मुझे देखा। दादी रुक्मणी जी से उन्होंने कहा कि दादी, हमें एक इंग्लिश साइंस चाहिए, आप इनको कुछ दिनों के लिए हमें दे दो। दादी ने कहा भले ले जा। तब मेरा शक्ति नगर सेंटर आना हुआ। यह थी सन 1984 की बात। रूस में सेवा शुरू हुई तो मुझे सन 1990 में वहां भी भेजा गया। हेडिंग है, कभी किसी की टीका टिप्पणी नहीं की। जगदीश भाई साहब कभी किसी की ग्लानि नहीं करते थे। जिस किसी में भी कोई अच्छाई है उसकी वे प्रशंसा करते थे।
उसकी विशेषता का उपयोग बाबा की सेवा में कैसे करें, यह सोचते थे। एक गुरु ने शरीर छोड़ा था, उनके बेटे गद्दी पर बैठने वाले थे। भाई साहब ने हम बहनों को तैयार करके उस कार्यक्रम में भेजा। कहा, आप जाओ, अभी जो नया गुरु बनने वाला है उससे आपको क्या अनुभव होता है देखो। वे चाहते थे कि किसी व्यक्ति से जो भी प्राप्त हो सकता है उसे लिया जाए, उसे परखा जाए और उससे देख हमारे में जो कमी है उसको मिटाया जाए। उन्होंने कभी किसी संत महात्मा पर टीका टिप्पणी नहीं की। वे कहते थे उन्होंने भी परमात्मा के लिए त्याग किया है, तपस्या की है, उनमें जो विशेषता है उनकी हमें कदर करनी चाहिए। ऐसे लोगों से वे मिलते थे, कार्यक्रमों में बुलाते थे और आगे भी उनसे संबंध रखते थे। हेडिंग है, वे बहुत दूर की सोचते थे। वे इतने एकाग्रचित रहते थे कि उनसे छोटी छोटी बातें नहीं होती थी। वे हर बात को दूर से सोच लेते थे। हम सोचते हैं 1 या 2 साल के आगे की सोचते हैं, लेकिन भाई साहब 10 साल आगे का सोचते थे। आपको एक छोटा सा मिसाल सुनाती हूँ। शक्ति नगर सेवा केंद्र की कनेक्शन से एक स्थान पर सेवा हुई। वहां मुझे कोर्स कराने के लिए भेजा गया। एक बहन भी मेरे साथ भेजी गई। वो बहन जिज्ञासु को कोर्स कराती थी, मैं योग कराती थी, बाद में मुरली सुनाती थी। एक दिन कोर्स करने वाले एक भाई ने मेरे से प्रश्न पूछा। मैंने उस प्रश्न का जवाब माना कुछ उत्तर दिया और कुछ के लिए कहा कि कल देंगे। अगले दिन वहां मैं नहीं गई, दूसरी बहन गई। उस बहन से उस व्यक्ति ने पूछा कि कल वाली बहन कहाँ है। उन्होंने कहा था कि प्रश्न का उत्तर कल दूंगे। ये बात जब भाई साहब तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं था कि कल मैं आऊंगी या नहीं, फिर आपने कहा ही क्यों कि मैं कल बताऊंगी। है तो एक छोटी सी बात, लेकिन भाई साहब के कहने का भाव यह था कि हर बात में हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऐसे हमने उनमें सैकड़ों उदाहरण देखे। विदेश की सेवा के बारे में या शक्ति नगर से संबंधित सेवा केंद्रों की सेवा के बारे में उनकी जो सोच थी वो बहुत दूरांदेशी थी। उनकी बुद्धि 7 फुट की क्या 1000 फुट लंबाई की थी। मैं तो समझती हूँ इस विशाल बुद्धि का आधार निरंतर आत्मस्मृति थी। देखिए संतोष बहन ने बहुत छोटा सा उदाहरण हम सभी के आगे रखा कि कैसे मैं कल इस प्रश्न का जवाब दूंगी, लेकिन भाई साहब ने उनको कहा कि आपको खुद को ही निश्चित नहीं है कि कल मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी, तो आपने प्रश्न के उत्तर को कर छोड़ा। यानी हमारी सोचने का तरीका आदि मध्य अंत, अंत थोड़े समय का नहीं, लंबे समय तक का भी विचार करके हमें सोचना चाहिए। तो सोचने की भी आदत माना हमारी किस प्रकार से, तो इसलिए कैसे हमारी आधार जो निरंतर बुद्धि है वो बाबा की याद में आत्मस्मृति में रहे, तो हम पहले वाली बातें भी स्मृति में रह सकते हैं। ओम शांति। हमारे साथ इतने वरिष्ठ दीदी जी भी इतना समय दे रहे हैं और हम भाग्यशाली है सभी ब्यूटीफुल एंजल्स कि दीदी जी के मुख कमल से हम भाई जी की विशेषता सुन रहे हैं। साथ साथ में हम दीदी जी को भी धन्यवाद करेंगे, तो सभी चैट बॉक्स में थैंक्स जरूर करिएगा दीदी जी के लिए। जी दीदी जी, थैंक यू सो मच।
कहता है बाबा, तुझसे हुआ मुझको प्यार। दिल कहता है बाबा, फिर क्यों ना करूं एतबार। करता हूँ तुझसे ये वादा, पूरा होगा तेरा वादा। इकरार करता हूँ बाबा, प्यार करता हूँ। जीवन को तुझ पे बाबा निसार करता हूँ। करता हूँ तुझसे ये वादा। ओम शांति। और अभी हम कल मिलेंगे 8 बजे, 8:30 बजे। तो चलिए अभी कल तक के लिए गुड नाइट, ओम शांति। और वंस अगेन दीदी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे प्यारे मीठे बाप दादा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।